एपिसोड 17। जिमी के बताए हुए कमरे में जब मेरी निगाह कुरतुलैन पर पड़ी तो मुझे यूं लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। कुरतुलैन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं जागते मेरे को ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो कुरतुलैन ही थी, नवाब यामीन की बेटी। अगर मुझे जरा बराबर भी शक होता तो शायद मैं उसे बाखबर कराता, लेकिन आखिर मुझे इस बात की खबर हो भी कैसे सकती थी। मैं उस तंजीम में तो था ही नहीं और ना ही आलिया से कुछ पता चल सका था। नीलम ने शायद इस मंसूबे को सबसे ही पोशीदा रखा था। आलिया के इल्म में भी नहीं था, वरना वो मुझे जरूर आगाह कर देती। अब मेरी समझ में आया, नीलम अपने साथियों के साथ प्रोग्राम के मुताबिक कराची से क्यों न चली। कुरतुलैन को यहाँ देखकर मुझे हैरत से ज्यादा सदमा हुआ था। नीलम तो किसी अंधे जुनून में मुब्तला हो गई थी। वो हर कीमत पर नवाब खानदान को ब्लैकमेल करके उनकी सारी दौलत पर हाथ साफ करना चाहती थी। रंज तो इस बात का था कि नीलम अपनी तंजीम के नक्श कदम पर और उसके मकासद पर कुर्बान होने के लिए आंखें बंद करके चलने की ख्वाहिश में पागल हो रही थी, ये जानते हुए भी कि दीवानगी का अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैं अपनी जगह ठिठक कर रह गया। मैंने सरगोशी के अंदाज में उसे मुखातिब करना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जुबान पर फालिज गिर गया हो। मैं कुरतुलैन को बेयकीनी से देख रहा था, उसके चेहरे को घूर रहा था। कुरतुलैन को नीलम यहाँ किस लिए लाई थी, वो साफ जाहिर था। वो उसे अरगमाल बनाकर उसके वालिदैन से मुंह मांगी रकम तलब करना चाहती थी। उसने मुझे जो 6 लाख रुपए का तावान अदा किया था, वो उसे महसूद उनसे वसूल करना चाहती थी। इस बात का भी कवी इम्कान था कि वो सारी जिंदगी कुरतुलैन पर ब्लैकमेलिंग की तलवार लटकाए रखेगी। अब कुरतुलैन उसके शिकंजे में थी, लिहाजा वो उसकी असीरी और मजबूरियों से खूब फायदा उठा सकती थी। कुरतुलैन पर मधोशी सी तारी थी। कमरे में अजियतनाक सन्नाटा था, जो चुपके चुपके किसी गैर मरी नाक की तरह डसता लग रहा था। मैंने उस पर झुककर उसका शाना झंझोड़ा। उठिए, आंखें खोलिए। उसका नाजुक सा बदन बिस्तर पर कसमसाया, उसके होंठ लरस रहे थे। वो बेदार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नकाहत और मधोशी की वजह से आंखें खोल नहीं पा रही थी। मैंने इधर उधर पानी की तलाश में नजरें दौड़ाई, लेकिन नाकामी हुई। मैंने उसका शाना हिलाया और फिर उसे बुरी तरह झंझोड़ डाला। होश में आइए, जल्दी कीजिए। मैंने अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर कहा। उसने बदिक्कत तमाम निगाह उठाई। चंद लम्हों तक वो अपनी लंबी लंबी पलकें झपकाकर खला में घूरती रही, फिर गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। वो मेरी तरफ खाली उलझाने से देख रही थी। उसकी मुंजमद आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। कुरतुलैन साहिबा, होश में आइए। वो मुझे देखते बुरी तरह चौंकी और दूसरे लम्हे वो बिस्तर से इस तरह उछली जैसे वो बिस्तर पर नहीं, अंगारों पर लेटी हो। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। कौन हो तुम?" मैं पलंग पर उसके पास जा बैठा तो वो खौफजदा होकर पीछे हटी। "घबराइए नहीं, मैं सिकंदर हूँ।" "सिकंदर? कौन सिकंदर? आपने मुझे पहचाना नहीं?" "मैं वही सिकंदर हूँ जो एक बार आपके यहाँ था, जिसने आपके और आपके घर वालों की कुछ खिदमत की थी।" उसकी खौफजदा आंखों में नफरत भर गई। उसे मेरी बात का यकीन नहीं आया था। "तुम सिकंदर हो? कौन से सिकंदर हो? मैं जानती हूँ, तुम इन्हीं के साथी हो। मुझे अगवा करके लाए हो। तुम नीलम के आदमी हो। आपको गलतफहमी हो रही है। मैं क्या तुम मुझे अंधी समझते हो? क्या मैं सिकंदर को, अपने भाई को, अपने मोहसिन को नहीं पहचानती? तुम सिकंदर बन के मुझसे क्या चाहते हो? क्या गर्ज है तुम्हारी?" कुरतुलैन की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मुझे डर लगा कि अगर इत्तेफाक से कोई छत पर आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं उठकर दरवाजे के पास गया और अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मैं पलटा तो कुरतुलैन को पलंग पर खड़े पाया। वो मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे मैं नागुन उसे डसना चाहता हूँ। मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि वो मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही। यकलफ मुझे अपने बहरूप का ख्याल आया तो बेख्तियार मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। मैं पलंग के करीब आया। कुरतुलैन ने अपने दोनों हाथ यूं बुलंद कर लिए जैसे मेरा चेहरा नोच लेना चाहती हो। "कुरतुलैन साहबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं और पहचान नहीं पा रही, इसलिए कि मैं मेकअप में हूँ। तुम मुझे बातों में उलझाकर काबू करना चाहते हो, मैं खूब समझती हूँ। खबरदार, अब अगर तुमने कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी ये मजबूरी कि मैं अपना मेकअप उतार नहीं सकता। क्या आपको मेरी आवाज याद है?" उसने आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे यूं देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। "क्या तुम वाकई सिकंदर हो?" "नहीं नहीं, तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं वाकई सिकंदर हूँ। आप मुझे इस तरह से नहीं पहचान सकती, क्योंकि मेकअप ने मुझे अक्सर बदल दिया है। अलबत्ता आप कोशिश करें तो मुझे मेरी आवाज़ से पहचान सकती हैं, मगर आपको शायद मेरी आवाज़ याद नहीं, इसलिए कि आपसे मुलाकात हुई काफ़ी दिन बीत गए हैं और फिर वो मुलाकात भी बहुत मुख्तसर थी।" वो गौर से मेरी बातें सुन रही थी। फिर यकायक उसके चेहरे पर रोशनी सी फैल गई, आंखों में सुकून और इत्मीनान झलकने लगा। उसने गहरी सांस ली, फिर आंखें बंद की और खोलकर मेरी तरफ देखा। "कोई अपने मोहसिन को भी भूलता है क्या? मुझे माफ कर दे सिकंदर भाई, मैं आपको पहचान नहीं सकी।
میں نے نفرت اور غصے کے عالم میں نہ جانا آپ کو کیا کچھ کہہ ڈالا. آپ نے مجھ پر اور میرے خاندان پر جو احسان کیا ہے وہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے. میں نے دروازے کی طرف گردن گھما کر دیکھا. مجھے کسی کے قدموں کے ہارٹ کا گمان ہوا تھا. ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. مگر آپ یہاں آئے کیسے؟ یہ بہروپ کس لیے اور کیوں؟ اس بارے میں آپ کو کسی اور وقت بتاؤں گا. اس وقت میری بات غور سے سنیں. میں جو کچھ بتاؤں گا اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. کیا آپ مجھے یہاں سے نکال کر لے جا رہے ہیں؟ ابھی نہیں. اس وقت آپ کو یہاں سے نکالنا ناممکن ہے. خدا کے لیے مجھے یہاں سے جلدی نکال کر لے جائیں. اگر میں ایک دن بھی اور ان کے ہاتھوں میں رہی نا تو یہ لوگ مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے. ان کے عزائم بڑے گھنونے ہیں. یہ میری بے بسی سے فائدہ اٹھا کر مجھے اور میرے گھر والوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. اس وقت آپ کو لے جانے میں خطرہ ہے. اگر ہم پکڑے گئے تو آپ کا بچنا ناممکن ہو جائے گا اور وہ مجھے تو بخشیں گے ہی نہیں. مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ آپ سے کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں جلد از جلد آپ کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا. آپ کو ان کے عزائم کا علم ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور اب یہ پھر سے وہی مذموم حرکت کریں گے. بہرحال اللہ پر بھروسہ رکھیے. میں ان کے یہ عزائم کبھی پورے نہیں ہونے دوں گا. میں آپ کو بحفاظت گھر پہنچانے کا تہیہ کر چکا ہوں چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. یہ آپ کا دوسرا احسان ہوگا اور ہم ساری زندگی. میں جا رہا ہوں. کچھ دیر بعد آؤں گا. میرا دوست جمی بھی اسی حویلی میں ٹھہرا ہوا ہے. میرے جانے کے بعد نیلم یا اس کا کوئی ساتھی ہے تو انہیں یہ تاثر دیں کہ آپ ابھی تک بے ہوش ہیں. اگر میں ناگزیر حالات کی بنا پر جمی کو بھیجوں تو آپ اس کے ساتھ چلی جائیں. جمی پر آپ اسی طرح بھروسہ کر سکتی ہیں جس طرح مجھ پر کرتی ہیں. وہ ایک قابل اعتماد دوست ہے. میں نے اس کو جمی کا حلیہ بتایا. چند لمحوں تک میں اس کو سمجھاتا رہا کہ اسے کیا کرنا ہے. میں اسے تسلی تشفی دے کر کمرے سے نکل آیا. دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی اور زینے کی طرف بڑھا. میں 2-3 قدم ہی چلا ہوں گا کہ سیڑھیوں پر قدموں کی چانپ سنائی دی. شاید نیلم اور اس کے ساتھی اوپر آ رہے تھے. ان آوازوں نے میرے قدموں میں بجلی بھر دی. میں سرعت سے گھوما اور اسلحے والے کمرے کی طرف لپکا. اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کر لیا. اب میں دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا. چند لمحوں بعد چھت پر قدموں کی چانپ گونجی. پھر اس کمرے کے پاس آ کر دم توڑ گئی جہاں میں کھڑا تھا. میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا. ایک لڑکی کی رسیلی آواز گونجی. اس کھلی چھت پر برستی ہوئی چاندنی کتنی اچھی لگ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے افشا برس رہی ہو. اور اس چاندنی میں تم کس قدر دلکش اور دل فریب دکھائی دے رہی ہو. اور تم چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی ہو. سارے مرد ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. تم بھی. اس لڑکے نے شاید اسے جملہ پورا نہیں کرنے دیا تھا. گہرا سکوت چھا گیا. چند لمحوں بعد لڑکی کی آواز گویا گہرے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی. چلو نیچے چلتے ہیں. کچھ دیر گانے سنتے ہیں. ہم کتنا اچھا پروگرام چھوڑ کر آ گئے. ایسی جلدی بھی کیا ہے. اس چاندنی رات کا لطف تو پوری طرح اٹھانے دو. ایسی چاندنی راتیں پھر کہاں آئیں گی؟ کیوں نہیں آئیں گی؟ ہر مہینے آتی رہتی ہیں اور ہم ہر مہینے ان چاندنی راتوں میں ملتے رہتے ہیں. مگر تم صرف تھوڑی دیر کے لیے آتی ہو اور جلدی چلی جاتی ہو. محبت بھری باتوں کے بجائے تحریک اور سیاسی سرگرمیوں کا احوال سناتی رہتی ہو. پھر کراچی شہر میں چاندنی راتوں کا ایسا حسین و دلکش نظارہ دیکھنے کو کہاں ملتا ہے. محبت بھری باتوں کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. لڑکی سنجیدہ ہو رہی تھی. اچھا آج کی رات تو تحریک اور سیاسی سرگرمیوں کی باتیں رہنے دو. چلو سامنے والے کمرے میں چلتے ہیں. یہاں تنہائی ہے. کسی کے مخل ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. یہیں کچھ وقت گزار لیتے ہیں. لڑکی کی بات سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. اگر اس نے قرۃ العین کے کمرے میں جھانک لیا تو بات بگڑ جائے گی اور میرا سارا منصوبہ تلپٹ ہو کر رہ جائے گا. اسلحے والے کمرے میں وہ دونوں داخل ہوتے تو میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا. اس لیے کہ میں اپنے آپ کو کسی الماری کے پیچھے چھپا لیتا. وہ دونوں جھانک کر چلے جاتے کہ کمرہ ان کے لیے موزوں نہیں ہے. چلو نیچے ہی چلتے ہیں. میرا کمرہ بالکل خالی ہے. یہاں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. مگر وہ تمہاری آدھی درجن سہیلی آ گئی تو کون بدذوق ہوگا جو آج کی رات کمروں میں بند ہو کر گزارے گا. کوئی اس چاندنی رات سے تو کوئی موسیقی کے پروگرام سے لطف اندوز ہو رہا ہے. صرف ایک ہم ہی بدذوق ہوں گے جو وقت کمرے میں گزاریں گے. چلو ہم بدذوق ہی صحیح. میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا. مصیبت دہلیز پر آ کر ٹل گئی تھی. گہرے سکوت میں ان دونوں کے قدموں کی چاپ ابھری اور لمحہ بہ لمحہ معدوم ہوتی چلی گئی. میں کچھ دیر بعد کمرے سے باہر آیا. اپنے کمرے میں پہنچا تو جمی کو گہری نیند سوتے پایا. میں نے اسے جگایا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. میں نے اسے سارا واقعہ سنایا. اب ہمیں قرۃ العین کو یہاں سے ہر قیمت پر نکال کر لے جانا ہوگا ورنہ اس شریف لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا ہو. ہم دونوں کافی دیر تک صلاح مشورہ کرتے رہے. پھر ہم نے ایک پلان بنایا. کمرے سے باہر آئے. اب ہمیں ایک زنانہ جوڑے کی ضرورت تھی. اس لیے کہ قرۃ العین نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس لباس میں اسے لے کر باہر نکالنا خطرے سے خالی نہ تھا. اس کے لباس سے نیلم اور اس کے ساتھی جو قرۃ العین کو اغوا کر کے لائے تھے اسے بآسانی شناخت کر سکتے تھے. اس کا لباس ریشمی تھا. بڑا قیمتی اور بھڑکیلا. اس کے لباس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تقریب میں جا رہی تھی یا واپس آ رہی تھی کہ اسے اغوا کر لیا گیا.
اس زنانہ لباس کے حصول میں زیادہ دشواری نہ ہوئی، اس لیے کہ ایک کمرے میں جو لڑکیوں کے لیے مخصوص تھا، ایک کے بجائے وہاں کئی لباس بے ترتیبی سے بستر اور فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ لڑکیوں نے لباس تبدیل کرنے کے بعد نہ تو انہیں طے کیا تھا اور نہ اٹھا کر ٹھیک سے کہیں رکھا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوا تھا، جمی باہر پہرا دے رہا تھا۔ میں نے گلابی رنگ کا لباس دوپٹے کے ساتھ اٹھا لیا اور اسے لپیٹ کر بغل میں داب لیا۔ سنگھار میں اس پر میک اپ کے لوازمات رکھے تھے۔ میں نے فرش پر پڑے ہوئے گہرے سبز رنگ کے دوپٹے میں میک اپ کا سامان رکھ کر اس کی پوٹلی بنائی اور پھر ہم کمرے میں آ گئے۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنی ساری رقم جمی کے حوالے کی، صرف 500 اپنے پاس رہنے دیے۔ میں یہ رقم اپنے ساتھ لے کر گھومنا نہیں چاہتا تھا۔ میری چھٹیس مجھے کسی انجانے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ میں نے حویلی کے اندرونی حصے کا ایک چکر لگایا، اس اندیشے کے تحت کہ کہیں نیلم واپس نہ آ گئی ہو، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے جمی کو بتایا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں۔ سکندر بھائی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات؟ یہی کہ قرۃ العین کو اغوا کر کے لانے کے بعد وہ لوگ اس طرح لاپرواہ کیوں ہو گئے ہیں، جیسے وہ لڑکی نہیں کوئی بکری ہو، نہ تو چھت پر کوئی پہرا ہے اور نہ ہی زینے کے پاس۔ یہی سوال میرے بھی ذہن میں آیا تھا، مگر ایک دو باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ کون سی باتیں؟ پہلی تو یہ کہ قرۃ العین کو اغوا کرنے کے بعد اسے مارفیا کا انجیکشن دے دیا گیا تھا، اور لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ قرۃ العین ساری رات بے ہوشی کی نیند سوتی رہے گی، صبح سے پہلے اس کو ہوش نہیں آئے گا، اس لیے وہ اسے کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ مگر پہرا تو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ چھت پر تو کوئی بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ چلے گئے۔ اگر کوئی اور چلا جاتا تو ممکن ہے کسی کو پہرے پر معمور کیا گیا ہو اور وہ غافل ہو کر مینوشی کرتا پھر رہا ہو۔ ویسے اس وقت موقع اچھا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیمی بولا، ہم دونوں اپنے سامان سمیت قرۃ العین کو لے کر نہیں نکل سکتے تھے، لہٰذا ہمیں اپنا سامان چھوڑنا پڑا۔ کمرے سے نکل کر ہم دونوں گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے زینے کی طرف جا رہے تھے۔ راہداری سنسان و ویران پڑی تھی۔ بڑے ہال سے کسی لڑکی کے گانے کی لوچدار آواز سنائی دے رہی تھی۔ حویلی پر ویرانی برس رہی تھی۔ زینے کے پاس پہنچ کر جمی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے سیڑھیوں پر روک دیا۔ پھر سرگوشی کی، حفظ متقدم کے طور پر پہلے آپ اوپر جائیں، میں نیچے کھڑا رہتا ہوں۔ اوکے۔ میں نے سر ہلایا اور اس کے ہاتھ سے کپڑوں کا بنڈل اور میک اپ کا سامان لے کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچا۔ چھت پر کوئی نہ تھا، صرف چاندنی تھی جو کھل کر برس رہی تھی۔ قرۃ العین کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے میری نظر دروازے پر پڑی تو میں ٹھٹک گیا۔ دل وحشت سے دھک دھک کرنے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر روشنی ہو رہی تھی، اندر کوئی تھا۔ قرۃ العین تو دروازہ کھولنے سے رہی، میں باہر سے کنڈی لگا کر گیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی چھت پر آیا ہوگا، اس نے کسی خیال کے تحت کمرے میں جھانکا ہوگا، قرۃ العین کو کمرے میں اکیلا پا کر بہک گیا ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی میں دبے پاؤں کمرے کی طرف لپکا۔ دہلیز پر پہنچ کر اندر جھانکا تو میرا شبہ درست نکلا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا اور جسیم شخص تھا، یہی کوئی 30-32 سال کا۔ اس کے کندھے سے بندوق لٹک رہی تھی۔ قرۃ العین دیوار سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوف منجمد تھا۔ اس شخص کی پشت میری طرف تھی، اس لیے اسے میری آمد کا احساس نہ ہوا۔ قرۃ العین کی نگاہ جیسی میری طرف اٹھی، میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس شخص کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ وہ بری طرح جھوم رہا تھا، اس کی زبان میں کپکپاہٹ اور قدموں میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ اے میرے چاند، اتنی دور کھڑے ہو کر مجھے مت تڑپاؤ۔ وہ اپنا ہاتھ قرۃ العین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی چیزیں فرش پر رکھی اور اس کے عقب میں جا پہنچا۔ کیا تم میرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچاؤ گی؟ کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے میں اس کے سر پر ضرب لگا سکتا، مجھے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے کہا، تم ٹھنڈک کی بات کر رہے ہو؟ کہو تو تمہارے سارے بدن کو قطب شمالی بنا دوں۔ یہ سن کر وہ چونکا، وہ پھرتی سے میری طرف گھوما۔ میں نے پوری قوت سے ایک مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کر دیا۔ وہ اس ناگہانی حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھا، لہٰذا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ فرش پر گرا تو اس کی بندوق کندھے سے پھسل کر دور جا گری۔ وہ بڑا سخت جان تھا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا بے ہوش ہو چکا ہوتا، لیکن وہ سنبھل کر کراتے ہوئے سر کو جھٹکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرا تھا۔ میں نے لپک کر اس کی بندوق اٹھائی، پھر بنا کسی تاخیر کے اس کے سر پہ بٹ دے مارا۔ دوسرے لمحے وہ بے ہوش ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ قرۃ العین میرے قریب آ گئی۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور پھر فرش سے کپڑے اٹھا کر اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے کپڑے لے لیے تو میں نے اسے اسلحے والے کمرے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ فوراً کپڑے تبدیل کر لیں، میں باہر کھڑا ہوں۔ قرۃ العین نے کمرے میں پہنچ کر بتی چلائی اور دروازہ بند کیا، پھر کپڑے بدلنے لگی۔ اس دوران جمی اوپر آ گیا۔ میں اسے لے کر قرۃ العین والے کمرے میں گیا تو وہ ایک ہی نظر میں سارا ماجرا سمجھ گیا۔ میں نے اسے مختصر طور پر سب بتا دیا۔ قرۃ العین کپڑے تبدیل کر کے آئی تو وہ جمی کو دیکھ کر چونکی۔ میں نے ان دونوں کا تعارف کرایا، پھر میں نے اور جمی نے مل کر اس شخص کی مشقیں کس دی۔ اس کے لیے پلنگ کی چادر اور قرۃ العین کے کپڑے کام میں لانے پڑے۔
फिर उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया। उसे बिस्तर पर लिटाकर कमरा बंद करके बाहर से कुंडी लगाई और सीने की तरफ चल दिए। जेमी ने उसकी बंदूक उठा ली थी। मैंने उसे मना भी किया कि उस बंदूक को रहने दे, कहीं इसकी वजह से कोई मुसीबत गले ना पड़ जाए। हवेली के बैरूनी दरवाजे पर मुतय्यन पहरेदार भी मोतरज होगा, उसे हम पर शुबा भी हो सकता है, मगर जिम्मी ने मेरी बात न मानी। हम तीनों बंदूक समेत खैराफियत के साथ हवेली से निकल आए। हवेली के बैरूनी दरवाजे पर पहरेदार नशे में धुत पड़ा था। उसके पास शराब की 2 खाली बोतलें पड़ी थी। जिमी ने उसकी कमर से गोलियों की पेटी उतारी और उसकी बंदूक भी उठा ली जो उसके करीब पड़ी थी। हम तीनों उस तरफ बढ़ गए जिधर झाड़ियां और दरख्त थे। यह रास्ता सड़क की तरफ जा रहा था। हमने निस्फ फरलांग का फासला तय किया था कि दूर से तेज रोशनियां दिखाई दी जो लम्हा ब लम्हा हमसे करीब होती जा रही थी। नीलम और उसके साथी वापस आ रहे थे। हम तीनों ने दौड़कर अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया। कोई 5-7 मिनट बाद 2 गाड़ियां सड़क पर से गुजरी। उनमें एक जीप थी। जीप में 2-3 लड़कियां और लड़के नजर आए। जीप के पीछे एक सुजुकी वैन थी जिसमें 5 मर्द बैठे थे। उन दोनों गाड़ियों का रुख हवेली की तरफ था। वो दोनों तेजी से धूल उड़ाती हुई चली जा रही थी। जब वो बैरूनी दरवाजे की तरफ चली गई तो नजरों से ओझल हो गई। हम तीनों ने एक लम्हे की भी ताखीर ना की और झाड़ियों से निकले। तेजी से चलते हुए हम खेतों में आए। मैं और जिम्मी तो तेज तेज कदम उठा रहे थे, लेकिन कुर्रतुलैन के लिए चलना दुश्वार हो रहा था। उसकी सांस फूल रही थी, उससे चला नहीं जा रहा था। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हम खेतों से निकलकर उस जानिब चले जाएं जहां दरख्त कतारों में खड़े हैं और उस जगह पर जंगल का सा गुमान हो रहा था। वो जगह हमसे आधा मील दूर थी। उस जगह पहुंचकर हम अपने आप को आसानी से पोशीदा रख सकते थे। वक्त बहुत कम और नाजुक था। इस बात का खदशा था कि नीलम और उसके साथी कुर्रतुलैन को कमरे में ना पाकर शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिरेंगे। चांदनी रात थी। इस रात में वो हमें बड़ी आसानी से पा सकते थे। कुर्रतुलैन बड़ी सूरत से चलने की कोशिश कर रही थी। उसे मेरी और जिम्मी की बातों से अंदाजा हो गया था कि हम लोग सख्त खतरे में हैं और किसी भी लम्हा फंस सकते हैं। मगर मैंने महसूस किया कि उसके लिए एक एक कदम भारी हो रहा है। मैंने उसे तसल्ली दी, आप अपने हवास पूरी तरह काबू में रखें। बदहवासी में इंसान किसी काम का नहीं रहता। फिलआखिर हम दरख्तों के पास पहुंच गए थे। हर सू चांदनी फैल रही थी। हम दम लेने के लिए यहाँ रुक गए। कुर्रतुलैन एक दरख्त से टेक लगाकर लंबे लंबे सांस ले रही थी। मैं और जिम्मी उस जगह का जायजा लेने लगे। एक रास्ता दरख्तों झाड़ियों के दरमियान से होता हुआ 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा था। वो हिस्सा जंगल की तरह लग रहा था। जिम्मी बोला, मेरा ख्याल है हम सुबह तक यहाँ पनाह ले सकते हैं। ये रास्ता बता रहा है कि मकामी बाशिंदे कसरत से आमदोरफ्त रखते हैं। उनकी मदद से हम यहाँ से फरार होकर नवाबशाह पहुंच सकते हैं और इनकी दस्तरस से महफूज हो सकते हैं। क्यों ना हम चलते रहें? इसलिए कि दुश्मन हमसे ज्यादा दूर नहीं है। वो हम तक बआसानी पहुंच सकता है। चलते रहने में फायदा है कि शायद हम किसी गांव में दाखिल हो जाएं और किसी घर में पनाह मिल जाए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इनकी वजह से चुप हूँ। ये शायद इतना ना चल सके। कुर्रतुलैन ने खुद पर जल्दी काबू पा लिया था। वो हमारे पास आन खड़ी हुई। आप मुझे इतना कमजोर और नाजुक ना समझे। मैं मीलों पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। तकल्लुफ से काम न लीजिए। ये जगह कतरे महफूज है। हम यहाँ सुबह तक क़याम करने के बाद फिर सफर कर सकते हैं। इंजेक्शन का असर था जिसकी वजह से मैं तेज नहीं चल पा रही थी और मुझे कमजोरी सी महसूस हो रही थी। अब उसका असर बड़ी हद तक ज़ाहिल हो गया है और मेरी तवानाई भी किसी कदर लौट आई है। अगर आप खुद में इतना हौसला पाती हैं तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। सिकंदर भाई, सिकंदर भाई, वो देखिए। अचानक जिम्मी वहशतज़दा होकर चीखा। उसने मेरे अक़ब में इशारा किया था। मैंने तेजी से घूम कर देखा तो दूर जहां सड़क थी वहां से रोशनी की एक लकीर तारीकी का सीना चीर रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि उस पर दिन का गुमान हो रहा था। उन लोगों के पास इस कदर ताकतवर टॉर्च होगी मैं सोच भी नहीं सकता था। इससे पहले कि हम रोशनी की जद में आते, मैंने कुर्रतुलैन का बाजू थामा और एक दरख्त की आड़ में हो गया। रोशनी का दायरा कई मिनट तक हमारे आस पास मंडलाता रहा। उसी वक्त किसी कीड़े ने कुर्रतुलैन के पैर में काट लिया। वो उसे सांप समझकर एकदम चीखी और दरख्त की आड़ से निकल गई। नतीजतन इस तेज रोशनी में नहा गई। दूसरी हिमाकत मुझसे हुई कि मैंने लपक कर उसका बाजू थामा तो उस रोशनी ने मेरी आंखें चंधिया दी। इस तरह हम दोनों दुश्मन की नजरों में आ गए। फिर भी मैं कुर्रतुलैन को खींचकर दरख्त की आड़ में ले गया। वो उकड़ू बैठ गए और मुतासरा हिस्से को मलने लगी। उसी लम्हे मेरी टांग पर उसी कीड़े ने काटा। मैंने अपने हलक से निकलने वाली चीख को बेसाख्ता रोका। दूसरे लम्हे मैंने भी मुतासरा हिस्से को मसला तो मुझे पता चला कि वो कीड़ा नहीं बल्कि चींटी है। वो लाल चोटियां थीं जिन्होंने हम दोनों के पैरों पर काट लिया था। सिकंदर भाई, उन्होंने हमें देख लिया। वो हमारी तरफ आ रहे हैं। ये देखिए, उनकी टॉर्च की रोशनी हमारी सिम में मुंजमद होकर रह गई है। चलिए भाग चलें। भागने से कोई फायदा नहीं होगा जिम्मी, वो हमें आन लेंगे। तो क्या हम अपने आप को उनके हवाले कर दें? नहीं कुर्रतुलैन, मेरे जहन में एक तदबीर आ रही है जिम्मी। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम ऐसा करो, कुर्रतुलैन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। किसी महफूज जगह पर छुप जाओ। मेरे इंतजार और भरोसे पर ना रहना।
आप उन्हें किस तरह रोकेंगे? गोलियों की ये पेटी मुझे दो और एक बंदूक लेकर पुरातोलन को साथ लो और निकलो यहाँ से। आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी सिकंदर भाई, आप भी साथ चलें। बातों में बक्सा ना करे बहन, अंधेरे से फायदा उठाकर चल पड़े। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज भाई, मैं कोशिश करूंगा कि किसी महफूज जगह पनाह हासिल कर लूं। खुदा हाफिज सिकंदर भाई, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैंने बंदूक कंधे से टिकाकर उस तरफ शिस्त बांधी जिधर ताकतवर सर्च लाइट रोशन थी। एक लम्हे के लिए तौकीफ किया, फिर लबलबी पर उंगली रखकर दबाव डाला तो बंदूक ने शोला गोल दिया। फिजा के गहरे सुकूत में एक धमाका हुआ। वो जदीद साख्त की गैर मुल्की बंदूक थी। उसकी मार बहुत लंबी थी, इसलिए दूसरे लम्हे एक हल्का सा छनाका हुआ और सर्च लाइट का शीशा चकनाचूर हो गया। फिर तारीकी छा गई। जब भी मेरी बंदूक से एक और फायर हुआ तो जंगल का सुकूत दरहम भरम हो गया। मैं पेटी से गोलियां निकाल रहा था कि चांद किसी शोक लड़की की तरह तड़प कर बादलों की बाहों से निकल आया। हर तरफ चांदनी बिखर गई। मैंने चौंक कर मुखालिफ सिम देखा तो मुझे बहुत दूर खेतों में 10-15 हिवले नजर आए जो घुटनों के बल झुके हुए थे। मैंने बंदूक लोड की ही थी कि एक गोली सनसनाती हुई मेरे ऊपर से गुजर गई। मैं संभला भी ना था कि दूसरी गोली मेरे बाजू को छूती निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाजू में अंगारे से दहक उठे हों। मैं बिजली की तरह दरख्त की आड़ में हो गया। मुझे तवक्को ना थी कि वो दोनों गोलियां मुझे चूमने में यूं भी कामयाब हो जाएंगी। पहली को नाकामी हुई थी मगर दूसरी गोली अपने लम्हे से मुझे आशना कर गई थी। दफतन मुझ पर चारों तरफ से गोलियां बरसना शुरू हो गई। मैदान जंग का सा नजारा था। मेरे जहन में फौरन एक तदबीर आई और मैं औंधे मुंह लेट गया। फिर गोलियां चलने का वक्फा मुख्तसर हुआ तो मैं रेंगता हुआ तेजी से मुखालिफ सिमत में चला गया। मैंने एक बूढ़े और घने दरख्त की आड़ लेकर उनकी सिमत फायर खोल दिया। अब उन पर दूसरी सिमत से हमला हुआ था। मैंने उन्हें दूसरी सिमत मुतवज्जो करने के लिए ऐसा किया था, मगर उस नए महाज से उनके हमलों में कोई फर्क न आया। वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद मेरे पास एक भी गोली ना रही। कोई 2 घंटे बाद मैं उनका कैदी बन चुका था। इस 2 घंटे के अरसे में मुझे उम्मीद थी कि कुरैतुलैन और जिमी बहुत दूर निकल गए होंगे और उन्होंने किसी गांव की झोंपड़ी में पनाह ले ली होगी। अब मुझे उनकी फिक्र नहीं थी। मैं खुश था कि मेरी तदबीर कारगर रही। कुरैतुलैन की इज्जत और आबरू उन दरिंदों के हाथ से बच गई। नीलम का ख्वाब एक बार फिर अधूरा रह गया। मुझे 10-12 आदमियों ने अपने हिसार में लिया हुआ था। वो मुसल्लह थे। मैं मुअज्जजाना तौर पर उनके हाथों मरने से बचा था। वो सारे चेहरे मेरे लिए नए थे। सिर्फ एक चेहरा शनासा था। वो साबिर था। उन लोगों का लीडर एक अधेड़ उम्र शख्स था। चेहरा करख्त और बड़ी बड़ी आंखों से दरिंदगी झांक रही थी। कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की? तुम मुझे उस लड़की का हुलिया बता सकते हो जिसके बारे में पूछ रहे हो? उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरे जबड़े पर शब बारात का पटाखा से छूट गया था। अब तुम्हें उस लड़की का हुलिया याद आ जाएगा। बताओ, कहाँ है वो लड़की जिसे तुम हवेली से लेकर फरार हुए थे और तुमने हमारे एक आदमी को जख्मी भी कर दिया है? हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। वो लड़की मुझे छोड़कर भाग गई। हसीनों पर भरोसा करना हिमाकत होती है। उसने मुझे खूब उल्लू बनाया। तुमने उस लड़की को हवेली से फरार क्यों कराया? क्या तुम उस लड़की को जानते हो? साबिर ने अचानक पूछा। एक मुसल्ला शख्स उस लड़की की तरफ बुरी निगाह डाल रहा था। मैं चांदनी रात का नजारा करने छत पर गया। लड़की की हज़ियाने चीखें सुनकर अंदर आया तो उस शख्स को देखा जो लड़की को बंदूक से डरा धमका रहा था। मैंने उस हरकत से बाज रखने की कोशिश की तो वो मुझ पर पिल पड़ा। मुझसे गत्थम गत्था होते वक्त उसके कंधे से बंदूक निकल कर जमीन पर गिर गई। लड़की ने बंदूक का बट उसके सर पे दे मारा। फिर उसने मेरी बर वक्त आमद का ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। मुझ पर उसने अपने हुस्न शबाब का जादू कुछ इस तरह चलाया था कि मैंने उसका हर हुक्म अपनी सर आंखों पर रख लिया। मैं ना सिर्फ उसके लिए नीचे से कपड़े चुरा के लाया बल्कि उस शख्स की मशकें भी कस दी। उसने दूसरे कमरे में जाकर कपड़े तब्दील किए और कमरे में जाकर उस शख्स की बंदूक उठा ली। फिर बोली, फौरन निकल चलो यहाँ से। उस मरदूद के दूसरे साथी आने वाले हैं। अगर वो आ गए तो मेरी खैर नहीं। वो सबके सब बरिंदा सिफत लोग हैं। वो मुझे अपने साथ लेकर बैरूनी दरवाजे पर पहुंची तो पहरेदार शराब के नशे में धुत पड़ा था। उसके कहने पर मैंने पहरेदार की कमर से पेटी उतारी और बंदूक भी उठा ली। वो मुझे अपने साथ लेकर इस जगह आई और बोली, ये महफूज इलाका है। हम दोनों सुबह तक यहाँ छुप कर बैठते हैं। सुबह होते ही वो हवेली चले जाएंगे। मेरे पूछने पर उसने बताया कि हवेली के कुछ नौजवान बेला वजह उसके दुश्मन बने हुए हैं। वो कल सुबह उनकी शिकायत हाई कमान से करेगी ताकि उसे उन दरिंदों से निजात मिल सके। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि टॉर्च की रोशनी फैल गई। रोशनी देखते ही वो चीखी, देखो वही दरिंदे हैं जो मेरी तलाश में इधर आए हैं। इन लोगों को हर कीमत पर इधर आने से बाज रखना है। फिर उसने बड़ी तेजी से पेटी से कुछ गोलियां निकाली, एक बंदूक और ये पेटी मेरे हवाले की, और कहा, ये लोग तादाद में 10-15 से कम नहीं है। तुम ऐसा करो, इस जगह से उन पर फायर करो। मैं किसी फासले पर जाकर मोर्चा बनाकर इन दरिंदों पर फायर करती हूँ। ये कहकर मैंने गहरी सांस ली, मगर वो मुझे आप लोगों से उलझाकर और चकमा देकर भाग गई। मुझे तो उस मक्कार लड़की का नाम तक नहीं मालूम। उन सब ने मेरी कहानी बड़े गौर से सुनी। मैंने साबिर और उसके लीडर का चेहरा भांपा। उन्हें मेरी कहानी पर जैसे यकीन आ गया था।
साबिर फौरन बोल उठा, तुम बड़े जारहाना अंदाज में गोलियां चला रहे थे, हम में से अगर कोई मर जाता तो हम उसके घर वालों को क्या जवाब देते? उसने मुझसे कहा था कि ये मेरी इज्जत और आबरू के दुश्मन है, कई रोज से मुझे परेशान कर रहे हैं, लिहाजा इनमें से कोई भी बचकर जाने ना पाए। बस फिर क्या था, उसकी बातों में आकर मैंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा शख्स एक हसीन लड़की के फरेब में भी आ सकता है। अरे वो लड़की थी ऐसी कि मैं उसके तिलिस्म का असीर हो गया था। वो चंद लम्हों तक अपनी झील जैसी आंखों से मेरी आंखों में झांकती रही। अब मुझे एहसास हो रहा है कि उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था। कि तुम लोग अपना बातों में वक्त क्यों जाया कर रहे हो? उन लोगों में से एक शख्स जिसके चेहरे से खबासा टपक रही थी दफतन चीख कर बोला। वो तकरीबन 50 साल का था। पहले उस लड़की को जाकर तलाश करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो हाथ से निकलने में कामयाब हो जाए और हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे। रात को इस इलाके से फरार होना बहुत मुश्किल होता है। वो जा भी कहाँ सकती है, ये कराची नहीं है। लीडर बोला। साबिर दांत पीसते हुए अपने साथियों से बोला, तुम लोग 3-3 की टोलियां बनाकर चारों तरफ फैल जाओ, उसे किसी कीमत पर यहाँ से बचकर नहीं जाने देना। वो शैतान की खाला उस तरफ गई है। मैंने उन्हें गलत राह पर डालने के लिए दूसरे सिमत इशारा किया। अच्छा, तो तुम तो मेरे साथ चलो ना, लीडर ने मुझसे कहा। फिर उसने एक और शख्स को साथ लिया। फौरन ही 3-3 की टोलियां बन गई। दूसरे लम्हे वो चारों तरफ चल पड़े। मैं भी लीडर और उसके साथी के साथ उस सिम चल पड़ा जिधर मैंने इशारा किया था। नीलम उन लोगों के साथ ना थी। शायद वो फायरिंग की वजह से हवेली चली गई थी या हवेली में किसी और वजह से रुक गई थी। नीलम का उन लोगों के साथ ना आना एक तरह से मेरे हक में अच्छा साबित हुआ था। वो दोनों ही मुसल्लह थे। उन लोगों ने पहले ही मुझसे बंदूक छीन ली थी। मैंने महसूस किया था कि उन्हें मेरी बातों का पूरी तरह यकीन नहीं आया है। मैं ये चाहता था कि उनके साथ हवेली जाने के बजाय किसी न किसी तरह यहीं से फरार हो जाऊं। हवेली जाने से मेरा भांडा फूट सकता था। उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए अब मुझे किसी तदबीर से काम देना था। हम लोग चलते चलते जंगल में दाखिल हुए। जंगल काफी घना था। मोटी शाखों और घने पत्तों के बायस चांदनी बमुश्किल छनकर जमीन तक पहुंच रही थी। बहरहाल इतनी रोशनी थी कि हमें चलने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। मैंने लीडर से पूछा, आखिर ये लड़की थी कौन जिसकी तलाश हो रही है? बड़ी खतरनाक लड़की है। ये लड़की हमारी तंजीम के लिए परेशानी और खतरे का बायस बन सकती है। तुमने देखा नहीं वो किस तरह तुम्हें बेवकूफ बनाकर फरार हो गई? अगर वो इतनी खतरनाक थी तो उसे हवेली में रखा क्यों क्या था? हमने तो उसे कमरे में कैद किया था और वो शख्स जिसे लड़की ने बेहोश कर दिया पहरा देने पर मामूर था, मगर उस अय्यार लड़की ने उसे किसी तरह वरगला लिया। तुम्हारी अचानक आमद से उसने पूरा पूरा फायदा उठाया और तुम्हें भी उल्लू बना दिया। वैसे का पहरेदार ने वाकई शराब पी रखी थी। हाँ हाँ, वो तो शराब के नशे में धुत था और दस्त दराजे की कोशिश कर रहा था। मुफ्त की शराब मिलती है तो अपने बाप का माल समझ कर पी जाते हैं और किसी औरत को देखते हैं तो बहक जाते हैं। मैंने कितनी दफा कहा कि शराब पानी की तरह पीने की इजाजत ना दी जाए, मगर मेरी सुनता ही कौन है। दफातन हमारा साथी पागलों की तरह चीखने लगा, सांप सांप सांप। मैंने उछलकर उसकी तरफ देखा। वो अपनी जगह थर थर कांप रहा था। उसके हाथ से बंदूक छूटकर जमीन पर गिर पड़ी थी। मैंने सामने देखा तो 2 गज के फासले पर एक इंतहाई खतरनाक सांप था। वो दरख्त से गिरा था या चांदनी रात में अपनी नागिन की तलाश में निकला था। वो भन काड़े जर्द जर्द आंखों से हमें घूर रहा था। उसकी लंबी और चमकीली जुबान निहायत सूरत से बार बार अंदर बाहर जा रही थी। उसके तेवर इंतहाई खतरनाक नजर आ रहे थे। वो हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मेरे लिए हरकत करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। अगर मैं अपनी जगह से जरा सी भी हरकत करता तो वो पलक झपकते में डस सकता था। मैंने अपनी जगह से हिले बगैर लीडर से कहा, फायर क्यों नहीं करते? वो लम्हे कयामत बन के गुजर गए। लीडर भी अपनी जगह पर साकित खड़ा था, पत्थर की तरह। मेरे भी पसीने छूट रहे थे, लेकिन मैंने अपने हवास पर काबू पाया। मैंने पलक झपकते में अपनी बंदूक उठा ली, फिर उसकी तरफ देखकर शिस्त बांधी। मैंने ट्रिगर पर उंगली रखकर दबाई थी कि हाथ कांप गया। ये अच्छा ही हुआ, इसलिए कि चश्मे ज़दन में सांप फिजा में उड़ा था। यह सांप फिजा में उड़कर हमला करने वाले सांपों की नस्ल से था। मेरी बंदूक की गोली उसके फन के नीचे पड़ी, जिसने उसके परखचे उड़ा दिए। वो कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। उसके टुकड़े जमीन पर तड़पते रहे, यहाँ तक के सर्द पड़ गए। मैंने घूमकर लीडर की तरफ देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ रहा था। वो बेजान मूर्ति की तरह खड़ा था। फिर उसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए फंसी फंसी आवाज में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। तुम बहुत अच्छे निशानेबाज हो। ये फन तुमने कहाँ से सीखा? मेरे चचा असलाह फरोश हैं, उनकी दुकान है बहादुराबाद में। वो मुझे अक्सर अपने साथ शूटिंग क्लब भी ले जाते थे ताकि वहाँ राइफलों की कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। मैंने इस बहाने बंदूक चलाना और निशाना लगाना सीख लिया। फजल, अब चल पड़ो, जरा होशियार और मुहतात रहकर चलना, शायद हमें मजीद सांपों से भी वास्ता पड़े। लीडर ने अपने साथी से कहा, अब हम और अंदर जाकर क्या करेंगे? वो लड़की इधर तो आने से रही, क्यों ना हम स्टेशन की तरफ चलें?
لیڈر نے ایک لمحے تک کچھ سوچا، پھر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، چلو اسٹیشن کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے فضل کی طرف بندوق بڑھائی۔ ایسا کر کے میں ان دونوں پر اپنا اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا۔ فضل نے بندوق لینے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو لیڈر نے مجھ سے کہا، اسے تم اپنے پاس ہی رکھو، جنگل میں ڈاکو اور سانپوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس نے توقف کر کے اپنی جیب سے 4-5 بندوق کی گولیاں نکالی اور میری طرف بڑھائیں۔ رائفل بھر لو اور باقی گولیاں اپنی جیب میں ڈال لو۔ سیاد خود اپنے دام میں آ گیا تھا۔ ہم واپسی کے لیے چل پڑے۔ یہ ان لوگوں سے بچ نکلنے کا سنہرا موقع تھا، مگر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی ہم جنگل میں تھے اور ان کے ساتھی شکاری کتوں کی طرح جنگل میں پھیلے ہوئے تھے۔ میں کسی بھی لمحے ان کی نظروں میں آ سکتا تھا۔